Hello. Namaste to everybody, and thank you for joining me again today. I know it was a little difficult and tough yesterday. The concepts are a little tough also to understand and follow, but कोशिश करते हैं. तो एक बार फ्रंट से समझेंगे, फिर ट्राई करेंगे कि बैकवर्ड भी जाके इसको समझ सकें तो अच्छा हो जाएगा. तो मैंने जो आपको बताई थी बातें, उनको मैं बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट, एकदम स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम में उसको रिव्यू कर दूंगा, थोड़ा आगे बढ़ूंगा. और आज मैं बहुत ज्यादा लंबा तक अपनी टॉक नहीं रखूंगा, रादर आई विल वेलकम योर क्वेश्चंस एंड डाउट्स. उससे होगा ये कि अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो उन चीजों को हम क्लियरली वेरीफाई कर सकेंगे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड. क्योंकि मैंने एक एक महाभूत के ऊपर, जिसको हम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कहते हैं, एक एक वायु के ऊपर उनके स्पेसिफिक गुण, उनके एट्रीब्यूट्स और उनकी जो जो क्वालिटीज होती है जिससे वो आइडेंटिफाई होते हैं या पहचाने जाते हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा. वो इसलिए रखूंगा कि ये कौन से परमाणु होते हैं जिनमें ये पर्टिकुलर गुण होते हैं, तभी ये आपस में जुड़कर एक किस्म का महाभूत बनते हैं. उस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. थोड़ा सा और डिटेल में हो जाएगा, लेकिन उस डिटेल में जाने के पहले इससे अच्छा है हम इन चीजों को समझ लें पहले, तो डिटेल में जाएं. तो बेसिकली जो एक चार्ट बनाया था कल मुझे दिखाया अभी बहन जी ने कि उन्होंने बना के रखा है हाथ में. जो एक चार्ट हमने कल बनाया था, जिसमें बताया था आपको कि एक चार्ट में आप 4 भाग कर लीजिए, ऊपर से नीचे एक लाइन, सेंटर में एक लाइन. तो 4 भागों के एक भाग में ही क्रिएशन स्टार्ट हुई होती है, बाकी 3 भाग खाली पड़े हैं. ये पूरे का पूरा जो चार्ट है, आई एम सॉरी, ये पूरे का पूरा जो चार्ट है, इस चार्ट को हम एक व्योम कहते हैं, पूरा व्योम. ठीक है, ये परमात्मा की कर्म भूमि है जिसपे वो काम करते रहते हैं, लेकिन वो एक्टिवली काम एक पर ही करते हैं, इस एक क्वार्टर ऑफ द चार्ट के ऊपर. उसी पे वो सारी सृष्टि स्टार्ट करके चलाते हैं, बाकी के तीनों खाली पड़े हैं. इसी को विष्णु के 3 पाद कहा गया है कि 3 पाद खाली पड़े हुए हैं, एक ही में सृष्टि का काम शुरू हुआ है. इसी तरह से हम बातें किया करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. अब ये एक मिनट इसको समझते हैं थोड़ा सा. हम ये सब जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो 186,300 माइल्स पर सेकेंड ये मानी जाती है. ठीक है ना, ये लाइट की स्पीड है. और जहां तक ये लाइट की स्पीड जाकर पहुंची है, उसको हम काउंट करते हैं कि इतने इतने लाइट ईयर्स लगेंगे हमको किसी जगह पहुंचने के लिए स्पेस में. ठीक है ना, ये सब कॉन्सेप्ट सुने हैं, पढ़े हैं, सबने, सबको पता है. तो हमारे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं आज के दिन के, काफी ज्यादा एडवांस्ड है. ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, मेरी वॉइस क्या खराब हो रही है आज? Am I getting disturbed? Little bit. थोड़ी हो रही है. Yes, it is getting cut in between. ओहो, अच्छा, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे लग रहा था आज वॉइस एकदम करेक्ट. अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं फिर से. तो ये जो चार्ट बनाया था जिसके 1/4 सेक्शन में क्रिएशन स्टार्ट हुई थी, उसको एक सेकंड के लिए उसको समझने की कोशिश करते हैं. हमको ये पता है कि कहीं भी ट्रैवल करने के लिए स्पेस में हमारी कैलकुलेशन होती है ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट ईयर्स, कि रोशनी को इस जगह तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, कितने साल लगेंगे. वो लाइट ईयर कैलकुलेशन है. वो कैलकुलेशन बेस्ड है इस बात के ऊपर 186,300 माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से लाइट ट्रेवल करती है. हो गया बात समझ में? अब हमारे साइंटिस्ट्स ने लाइट को जो फारदेस्ट पॉइंट ट्रेवल करने की कैलकुलेशन की है, 600 बिलियन लाइट ईयर्स है. 600 बिलियन लाइट ईयर्स हमारी अर्थ से, इतनी दूर तक उन्होंने इसको कैलकुलेशन करके देख लिया है. ये तो उनको पता चल गया है. इसके अलावा हम जो हमारा पूरा सौर मंडल है
जो हमारी पूरी सृष्टि है जिसको हम समझते हैं, इसको हम एक मिल्की वे का नाम देते हैं। मिल्की वे, मिल्की वे के अंदर बहुत सारे तारे, ये सारे प्लैनेट्स, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि साइंटिस्ट लोग गैदर करके देख लेते हैं। वो एक तश्तरी की तरह होता है, प्लेट की तरह, जो कि सेंटर फोकस पॉइंट पे घूमता रहता है, सेंट्रल फोकल पॉइंट। और वो सेंटर फोकल पॉइंट जरूरी नहीं है कि सन हो, सन भी उस मिल्की वे के अंदर ही घूमता रहता है, और उस मिल्की वे के, सन के आसपास हमारे प्लैनेट्स घूमते हैं। लेकिन ये सारा का सारा सेंटर फोकल पॉइंट सन नहीं होता, एक और ऐसा स्पॉट होता है जिसके चारों तरफ ये सारा मिल्की वे घूमता रहता है, या यूं कहें कि प्लेट, तश्तरी, थाली घूमती रहती है। और वो क्योंकि घूमती रहती है तो छिटक छिटक कर ज्यादातर जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं वो मिल्की वे के एंड के जो क्या कहें उसको, बॉर्डर लाइन पर जो है उस तरफ पहुंच जाते हैं। ये सब देखा है ना इंसाइक्लोपीडियाज में, और ये अपने गूगल्स में, और सब जगह पिक्चर्स दिखती हैं, बताते हैं इस तरह की मिल्की वेज है। हमारे साइंटिस्ट ने 14 मिल्की वेज तो ऑलरेडी डिस्कवर कर ली हैं, 14 मिल्की वेज अदर देन आवर्स ओन। सो 14 ऐसी सृष्टियां इस वो 8 के क्वार्टर वाले पोर्शन में ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है, ये है वो 14 सृष्टियां जो चल रही हैं ऑलरेडी, और 600 बिलियन ईयर्स दूर तक प्रकाश पहुंचा हुआ है जहां पर ये काम सारा चल रहा है। तो अब ये इस चार्ट का जो 1/4 हिस्सा है, जिसको हमने अभी तक जितना भी समझा है, उसकी एक्सपेंस, उसकी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस को आप समझिए, और ऐसे ही 3 स्पेसेस और खाली पड़े हैं, ये समझिए। यही जो बेसिस है ना, जो मैंने अभी आपको बताया है, ये बेसिस है वो 3 अघमर्षण मंत्रों का बेसिक पॉइंट। जो भी संध्या वगैरह करते हैं वो 3 अघमर्षण मंत्रों को पहचानते हैं। सत्यम च सत्यम चाभिधा तपसो अदजायत ततो रात्रि जायत ता समुद्रो अर्णवा, ये सारे मंत्रों को जो पढ़ते हैं, अघमर्षण मंत्र का यही बेसिक है कॉन्सेप्ट। ये जो इतना बड़ा व्योम है, उस परमात्मा को पहचानो, और जो तुम अपने आप को सब कुछ समझते हो कि मैं इतनी छोटी सी एक डॉट है इस सारे सिस्टम में, उस डॉट को समझो, अपनी डॉट को कंट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स द सिस्टम। डोंट एक्सपेक्ट द सिस्टम टू बी फीडिंग यू, you will have to give back to the system this way or that way। ये है उस अघमर्षण मंत्र का बेसिक है। हमारा आज का टॉपिक नहीं था, आई जस्ट डिविएटेड अ लिटिल बिट, लेकिन ये वो व्योम है जिसको हमको समझना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसा मैंने कल आपको बताया था, मैं बिल्कुल माइन्यूटली क्विकली उस पर टच कर देता हूं कि सारी प्रकृति का सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है जी, स्टार्ट यूं होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में, अब ये एक मिल्की वे है, अब सपोज करिए कि एक 15th मिल्की वे परमात्मा ने स्टार्ट करना है। ठीक, क्योंकि ये मिल्की वे चलती रहती हैं, 14 ऑलरेडी बनी हुई हैं, वो चल रही हैं, कोई हमसे कुछ साल पहले बनी हुई है, कुछ हमसे कुछ बाद में बनी हुई है, चलती रहती है। अब परमात्मा ने एक 15वीं मिल्की वे को स्टार्ट करना है। वो उस स्पेसिफिक एरिया में जिसमें वो तश्तरी या वो प्लेट फैलेगी या वो थाली फैलेगी, वो स्पेसिफिक एरिया में, क्योंकि हर जगह व्योम में, ये क्वार्टर में भी और वो बाकी 3 जो खाली पड़े हुए क्वार्टर्स हैं उनमें भी, हर जगह उस व्योम में परमात्मा तो है ही, मूल प्रकृति भी है। मूल प्रकृति जिसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं जो कि सोए रहते हैं, शुभ सुप्त अवस्था, साम्यावस्था, बैलेंस्ड स्टेट, एक्टिव, इनर्ट स्टेज में पड़े रहते हैं। तो अब ये परमात्मा क्या करेंगे कि 15th गैलेक्सी बनाने के लिए उस एक स्पेसिफिक एरिया में, जिसमें वो थाली एक्सपैंड हो जाएगी, उस एरिया में पड़े हुए सोए हुए परमाणुओं कणों के ऊपर, जो कि मूल प्रकृति कही जाती है, बेसिक प्राइमॉर्डियल मैटर, उसके ऊपर अपना तेज लगाएंगे। वही बात जो मैंने कल आपको न्यूटन के एग्जाम से समझाई थी कि कोई भी चीज प्रकृति में बिना एक्सटर्नल फोर्स के गति में नहीं आती।
मूव नहीं करती, कोई भी चीज जो कि जिसके ऊपर बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो परमात्मा वो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि अपना तेज, अग्नि, अपना शब्द का को, अपना लगाम, अपना अश्व, अर्वन वर्ड्स यूज होते हैं इसके लिए, उसके ऊपर लगा देते हैं, आरूढ़ कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जैसे कोई भी स्टेटिक चीज को हिलाते हैं तो डिस्टर्ब होती है, मोशन आ जाती है, उसी तरह से ये परमाणु उस प्रकृति के, मूल प्रकृति के जो सोए हुए होते हैं, जिसको हम सैंड तरह कंपेयर करते हैं, वो एक दूसरे, उनके अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं वो एक्सटर्नलाइज हो जाती हैं, परमाणु को समझ लेते हैं। परमाणु जिसको हम कहते हैं प्रकृति के अंदर, दैट इज व्हाट प्रकृति इज मेड ऑफ। प्रकृति है ही वही जिसके अंदर ये परमाणु भरे हुए होते हैं। तो परमाणु, हर परमाणु के अंदर इन फोर्सेस, आवेश, चार्ज जरूर होते हैं, जिसको हम तत्व, रजस और तमस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तत्व को हम प्रोटॉन कहते हैं, रजस को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और न्यूट्रॉन को हम तमस कहते हैं। हर एक अंदर होते हैं, सोए हुए होते हैं, वो इंटरनलाइज होते हैं, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, अंदर ही सोए सोए, में कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन हम जैसे ही उसको एक्टिवेट करते हैं, मतलब परमात्मा जैसे ही उनको एक्टिवेट करता है, ये एक्सटर्नलाइज हो जाते हैं। एक्सटर्नलाइज होकर एक दूसरे के साथ एक्शन इनएक्शन करने शुरू कर देते हैं। ऐसे करते हैं क्योंकि इनके अंदर जब एक पावर, एक इंटरनलाइज एक्सटर्नलाइज की स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है, तो ये इनके अंदर वो शक्तियां जागनी शुरू होती हैं जो इनको बहिर्मुखी बना देती हैं, एक्सटर्नलाइज बना देती हैं। सोया हुआ इंसान सोया रहता है, जागृत जागते ही वो एक्शन करना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए इस चीज को, ये एक्शन करना शुरू कर देते हैं। सेंटर के अंदर इनका वेट कंसंट्रेट हो जाता है, जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। उसके सरफेस के ऊपर इनकी जो क्वालिटी होती है, वो भी इंडिविजुअल क्वालिटी होगी, प्रोटॉन कहते हैं, तत्व कहते हैं, वो आ जाती है, और अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के चारों तरफ भागने दौड़ना शुरू कर देता है, जो कि चार्ज क्रिएट करता है। तो इससे ये होता है कि इन चीजों से इनके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी या स्पेसिफिक गुण आना शुरू हो जाता है। जिस परमाणुओं के अंदर इस चीज का चार्ज ज्यादा या इस चीज का चार्ज कम होगा, वो दूसरे परमाणु को अट्रैक्ट करेंगे, उसी चीज के चार्ज को फिल अप करने के लिए, काउंटर करने के लिए, या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। इनसे ये इनका एक गुट बनना शुरू हो जाएगा। जो पहली अवस्था थी जब ये परमात्मा का तेज आया, ये काम शुरू हो गया, उसको हम महत कहते हैं, महान। इस चीज को वैसे वायु पुराण में माहेश्वर कहा गया है। इसी चीज को वायु पुराण में माहेश्वर कहा गया। महत प्लस ईश्वर, ये जो प्रकृति की सारी चीज, सृष्टि की सारा बनना शुरू होता है, वो महत प्लस ईश्वर, दोनों के पावर से शुरू होता है, तो इसीलिए उसको माहेश्वर कहा गया है वायु पुराण में। तो ये जो है एक्टिविटी शुरू हो गई कि हमने देख लिया कि ये इस तरह से इनका काम शुरू हो जाता है। जब ये कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, जुड़ते हैं, अलग होते हैं, उनके गुट फॉर्म हो जाते हैं। जब ये गुट फॉर्म होते हैं, यानी कि ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, झुंड फॉर्म होते हैं, उनको हम परिमंडल कहते हैं। ये परिमंडल जब थोड़े और सॉलिडिफाई या लार्ज हो जाते हैं, हम उनको एटम्स कहते हैं, ठीक, हम कहते हैं। ये जो फॉर्मेशन है इस तरह शुरू हो चुकी है। अब जब ये काम हो रहा है सृष्टि के अंदर, जब ये अणु बन रहे हैं, परमाणुओं के गुट इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब काम जब बन रहा है, उस वक्त 5 स्पेसिफिक शक्तियां क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एक्टिविटीज, इंटर एक्टिविटीज के कारण। और 2 और शक्तियां क्रिएट होती हैं जो कि महत के क्रिएट होने के साथ साथ ही बननी शुरू हो जाती है। 2 शक्तियां जो महत के साथ क्रिएट होनी शुरू होती हैं, वो है साउंड वेव्स और लाइट वेव्स। साउंड वेव्स और लाइट वेव्स। और
ये 5 जब होने शुरू होते हैं तब जो शक्तियां क्रिएट होती हैं उनको हम तन मात्रा कहते हैं। तन मात्रा, तन मतलब छोटी सी, मात्रा मतलब मेजर, बिल्कुल छोटी, बिल्कुल माइन्यूट तरीके से तैयार होनी शुरू होती है। जैसे मैंने आपको तन मात्राओं को समझाया था, वो तन मात्राएं एक बार फिर मैं अगर समझा दूं आपको तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू अंडरस्टैंड। पहली तन मात्रा मतलब पहली वो शक्ति जो तैयार होती है इस सारे सिस्टम के अंदर, वो होती है इंटर एटॉमिक एक्टिविटीज। मतलब वो चीज इलेक्ट्रॉन को फोर्स करती है कि तुम अपने परमाणु में से बाहर निकलो, बाहर निकल के चक्कर लगाना शुरू कर दो। ठीक, होती है इंटर एटॉमिक एक्टिविटी, परमाणु के अंदर की एक्टिविटी जो बाहर उसको फोर्स करती है। ये पहली तन्मात्रा है, पहली शक्ति है। दूसरी शक्ति जो मैंने आपको बताई थी वो होती है केमिकल एफिनिटी, रासायनिक शक्ति। वो क्या करती है कि जिस एक पर्टिकुलर परमाणु की क्वालिटी दूसरी पर्टिकुलर परमाणु की क्वालिटी से मिलती है तो ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर कहीं पानी पड़ा है और पास ही दूसरा पानी है तो वो फ्लो करके एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। एक केमिकल एफिनिटी तैयार होती है जो कि एक परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ जोड़ना शुरू कर देती है। तीसरी जो होती है वो बेसिकली होती है इंटरनल वाइब्रेशन। हर परमाणु के अंदर, बिकॉज वो गति में आता है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है जो उसके अंदर ही वाइब्रेट करती रहती है। वो वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो चिटका कर चीजों को बाहर फेंकती रहती है। चौथी होती है भू आकर्षण, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनके अंदर बननी तैयार हो जाती हैं वो ग्रेविटी होती है। पांचवी होती है मैग्नेटिक, चुंबकीय शक्ति, एक दूसरे से जुड़ के चिपक जाना। उनमें चुंबकीय, ये रेडियस में ज्यादा क्रिएट होती है। जो रेडियस होता है जिसको हम तमस कहते हैं या न्यूट्रॉन कहते हैं, उसमें ये ज्यादा तैयार होती है। तो ये इस तरह से 5 मात्राएं, 5 शक्तियां तैयार हो जाती हैं जैसे ही ये एटॉमिक ग्रुप्स बनने शुरू होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। जब ये ग्रुप्स बनने शुरू होते हैं तो उस स्टेज को हम अहंकार कहते हैं। अहंकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनकी एक आइडेंटिटी तैयार हो गई है। ये हमारी आइडेंटिटी है। जहां तक मैंने कल आपको समझाया था, आई होप कि इतनी दूर तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको समझ में आ गए होंगे। आई होप सो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा मैं नोटबुक स्टडी में से करूंगा और बाकी फिर मैं ओपन कर दूंगा ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक परमाणु, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। और जब कोई भी गुण ज्यादा हो जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट करके ग्रुप्स बनाने शुरू कर लेते हैं। इस बात को इस तरह समझ सकते हैं हम कि जब क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटम, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा या स्पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण हाइड्रोजन का एटम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच लेता है। जब वो खींच लेता है तो इन दोनों को कंबाइन करके हम Cl यानी कि हाइड्रोक्लोरीन बोलते हैं। इसी तरह से जैसे ही ऑक्सीजन के अंदर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो हाइड्रोजन अपनी तरफ उनको खींचकर H2O फॉर्म करना शुरू कर देता है। इसी तरह से सारी सृष्टि के सारी चीजें बनने शुरू होती हैं। एक एक्स्ट्रा के अलावा जितने भी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, इक्वल न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। जब एक्स्ट्रा होता है तब अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जितना विद्युत के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसका उल्टा चार्ज होगा, दोनों मास बराबर होगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं दोनों का वेट बराबर होगा। किसी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उसका मास, द्रव्यमान, मैंने कल आपको बताया था कि 1500 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का देन प्रोटॉन, जो उसका मास है। तो बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, न्यूट्रॉन भी ज्यादा होते हैं। फिर इन तीनों को जोड़ने के बाद हम एक मास पर या वेट पर पहुंचते हैं। अब ये हमको पता है कि जो टोटल
मास होता है वो इन तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ के हम बनाते हैं। ये वेट जो होता है ये हमारे किलोग्राम या पाउंड या उसके ऊपर बेस नहीं होता। वेट को हमने कार्बन के वेट के ऊपर बेस करके स्टैंडर्ड बना लिया है। कार्बन का जो एटम है उसका ये वेट है, उस हिसाब से हमने बना लिया। हम लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में, हम लोगों को 103 टाइप्स ऑफ एटम्स पढ़ाए गए, 103 टाइप के एटम, उनके सबके नाम बताए गए थे, उनका वेट, उनका स्पेसिफिक सब बताया गया था। ऐसे जहां तक मैं रिकलेक्ट कर सकता हूँ कि हमने गोल्ड को एयू का नाम दिया था, राइट? एयू के नाम से हम गोल्ड को पहचानते हैं। उसको हम पहचानते हैं कि उसका एटॉमिक वेट जो है वो 196.967 है। 196.967 उसका एटॉमिक वेट है और उसका मास 197 है और उसका परिमंडल यानी कि उसके एटम्स की संख्या 79 है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, हमको टेबल्स आते थे, रटाए जाते थे कि रट लो बस, उसके आगे समझने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर यही समझना है, ये मास, ये वेट इस तरह से काम आता है क्रिएशन बनाने में, राइट? यही हमको समझना है। हीलियम को हम लोग He कहते थे और उसका एटॉमिक वेट 4.0026 था। उसका मास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उसमें एटम काउंट सिर्फ 2 है। कार्बन को हम C कहते हैं, उसका एटॉमिक वेट 12.00011115 है, उसका मास 12 भी हो सकता है और उसके काउंट 6 है। इस तरह से हमने इनको सारों को कैलकुलेट किया था। ये एटॉमिक फैमिली का एक एक एलिमेंट केमिकल एलिमेंट कहा जाता है। इसको केमिकल एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके अंदर जो गुण होते हैं वो केमिकली एनालाइज करके समझ आ जाते हैं कि ये गुण है इनके अंदर। अब जब ये बनना शुरू करते हैं और आकर्षण विकर्षण के साथ बनते हैं, जैसे कि H2O बताया आपको पानी के लिए, क्योंकि एक क्वालिटी के हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। जब ये आइडेंटिफाई करते हैं अपने को एक दूसरे के साथ, तो इनमें ये 3 प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। एक वो जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एक वो जिसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हैं, एक वो जिसमें न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं। इस तरह के 3 फॉर्मेशन ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं। यही जगत के बनने के बेसिक अर्थ है। इस जगत के बनने के बेसिक यही अर्थ है। इसी से वर्ल्ड, सारी की सारी सृष्टि इसी से तैयार होती है, ठीक है? इसी से आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सब इसी से बनता है। इसको हम लोग इंग्लिश में एथीरियल कहते हैं आकाश को, रेडियो एक्टिव कहते हैं अग्नि को, एनर्जी कहते हैं, गैसेस कहते हैं फॉर वायु, और सारी लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कहते हैं जिसको हम जल और पृथ्वी ना समझते हैं। इसमें से जो आकाश होता है उसके अंदर कोई भी स्पेयर या कोई भी एक्स्ट्रा अहंकार नहीं होता। इसी कारण वो फैलते जाते हैं और जुड़ते कम है, वो जुड़ते नहीं है एक दूसरे के साथ, फैलते रहते हैं। रासायनिक दृष्टि से यानी कि केमिकल कंपाउंडिंग की दृष्टि से इनको डेड, मृत कहा जाता है। इसीलिए ये 103 की लिस्ट के अंदर आकाश के एटम्स नहीं इंक्लूड होते, क्योंकि इनके अंदर केमिकल कंपाउंडिंग कुछ भी नहीं है। यूं कहा जा सकता है कि जो परमाणु इकट्ठे हो रहे होते हैं, ग्रुप बना रहे होते हैं, तो देखते हैं कि इस एक परमाणु के अंदर ना तो एक्स्ट्रा ये है, ना वो है, ना ये क्वालिटी, ना वो क्वालिटी, तो ये बाकी के परमाणु उसको रिजेक्ट करके बाहर फेंक देते हैं कि तू हट जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये जितने हटे हुए परमाणु हैं जो कि हटते जाते हैं वो आकाश फॉर्म करते हैं, ठीक है ना? अब आकाश जो होता है जिसको हम ईथर कहते हैं, वो प्रोवाइड करता है सब कुछ बनाने के लिए, तो वो बनाने का फैक्टर बन जाता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं बनता। और क्योंकि वो माइन्यूटेस्ट होता है और उसमें कोई चार्ज नहीं होता और उसके केमिकल नहीं होता, उसमें ऑल प्रोवेडिंग शक्ति आ जाती है, हर जगह प्रवेश कर सकता है, हर जगह फैल सकता है, हर जगह जा सकता है, ठीक? हर जगह आकाश स्थापित हो जाता है। अब हमने ये समझ लिया ये 5 तन्मात्राएं क्या है, हमने ये समझ लिया ये शक्तियां कैसे बनती हैं, और हमने ये समझ लिया कि इनके परिमंडल बनने शुरू होते हैं। अब इन परिमंडलों को समझने के लिए ये परिमंडल कैसा है, एटम कैसा है, क्योंकि ये अहंकार कहे गए हैं, इनकी एक आइडेंटिटी हो गई है, इनको समझने के लिए 5 और शक्तियां बन जाती हैं।
पांच शक्तियां कौन सी हैं? वो कॉन्सेप्ट की शक्तियां हैं, इसको हम रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श कहते हैं। मतलब ये है कि अब वो एटम क्योंकि इकट्ठे हो गए, उनकी फॉर्मेशन हो गई, उनके ग्रुप हो गए, तो उनका एक रूप हो गया, हम उनका एक रूप देख सकते हैं। और अगर रूप नहीं है तो उसमें गंध है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें एक टेस्ट है, रस, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या उसके टच होने पर हम उसको स्पर्श को फील कर सकते हैं, या उसके साउंड को हम सुन सकते हैं। ये उनके अंदर तैयार होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वायु है वो इन सब झुंडों को बनाता है, इसको समझते हैं। जब ये मूवमेंट शुरू होती है एक एम्प्टी जगह के अंदर, जहां पर ये सारे परमाणु भागने दौड़ने लगते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होकर एक दूसरे से अवे जाने के लिए, वो मूवमेंट वायु को क्रिएट करती है। वो मूवमेंट एक वायु को क्रिएट करती है। जो जनरलाइज्ड वायु क्रिएट होती है उसका नाम हमने मातरेश्वा दिया हुआ है। वो जनरलाइज्ड वायु क्रिएट हो गई है, उसको हम मातरेश्वा कहते हैं। लेकिन जो ये ग्रुप्स को फॉर्म करके वायु ट्रेवल करती है, या उनके अंदर जो वायु बैठ जाती है, जो इनको घुमाती चढ़ाती रहती है, उनको हम मरुत कहते हैं। दो टाइप्स की वायु की मैं बात कर रहा हूं, हम दोनों का अलग अलग हमने नाम दिया हुआ है। पहली वो वायु जो कि जनरली क्रिएट हो गई इनकी मूवमेंट्स के कारण सारे के सारे स्पेस के अंदर। जैसे ये हिलते हैं, कोई भी चीज जब हम हिलाते हैं, एक सर्टन अमाउंट ऑफ वायु क्रिएट होती है, पुश की या पुल की या जो भी एक हवा क्रिएट होती है। अगर हम अपने हाथ को भी हिलाते हैं तो भी हम वायु फील करते हैं कि ये क्रिएट हुई है। उसी तरह से जब ये एटम्स इतने बड़े स्पेस में, इतने लार्ज क्वांटिटी में, इतने महान रूप से मूवमेंट करने लगते हैं, आते जाते हैं, भटकते हैं, दूर जाते हैं, पास आते हैं, उससे एक जनरल वायु क्रिएट होनी शुरू होती है। उस वायु को हम मातरेश्वा कहते हैं। और जो वायु सबको एक झुंड बनाती है, आपस में जोड़ती है, आपस में धक्का लगाती है, बना देती है, या उनके अंदर समाकर उनको एक्शन में लाती है, उसको हम मरुत कहते हैं। ठीक है, अपने केंद्र बिंदु पर मरुत होते ही रहते हैं, वो भी मरुत क्रिएट करते रहते हैं अपने केंद्र बिंदु पर। हर एटम के सेंटर फोकल पॉइंट के अंदर ये मरुत क्रिएट करते रहते हैं, एक कंपन वो भी क्रिएट करते रहते हैं। इनको मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं आप, मरुतों को अगर आप चाहें। इस अवस्था में हीट से बदलती रहती हैं चीजें, क्योंकि अब मूवमेंट हो रही है, जुड़ रहे हैं, छिटक रहे हैं, तो एक हीट भी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है आपस में। रिलेटिवली ताप जो होता है, ये सबसे अधिक ताप जिसमें होता है वो सॉलिड बनने शुरू हो जाते हैं, जुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक रेडियस के साथ चिपकने लगते हैं। लेकिन जब उनके अंदर, सॉलिड के अंदर हीट बढ़ती है, वो लिक्विफाई हो जाती है, और जब और भी हीट बढ़ती है तो गैसियस स्टेज में चले जाते हैं। हमने देखा है ना ये हर जगह, आइस उठा लेते हैं, सॉलिड आइस, उसमें जैसे हीट बढ़ती है वो पानी बन जाता है, और हीट बढ़ती है वो भाप बन के उड़ जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इसी तरह से ये सारे काम करना शुरू करते हैं। मरुत की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, हम प्रोटॉन्स को वरुण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को हम मित्र कहते हैं, और न्यूट्रॉन्स को हम रेमा कहते हैं। हमने ये नाम उनका उस वक्त दे दिया। शुरू हम रजस तमस से हुए थे, और अब जब ये मरुत बन गए, आइडेंटिफाई हो गए, एटम्स बन गए, तो हम इनका नाम क्या देते हैं? हम इनका नाम देते हैं, प्रोटॉन्स को वरुण कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम मित्र कहते हैं, और न्यूट्रॉन्स को हम रेमा कहते हैं। इसके पहले मैंने कल आपको बताया था वैकारिक, तेजस और भूतादि। वो कब था? वो इसके पहले की स्टेज पे था, जब ये कनेक्ट होना शुरू हो रहे थे। सारे के सारे परिमंडल जिनके अंदर प्रोटॉन ज्यादा थे, सत्व ज्यादा थे, वो बन गए वैकारिक अहंकार। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे वो बन गए तेजस, यानी कि रजस ज्यादा था जिसमें, वो तेजस अहंकार। और जिनमें न्यूट्रॉन ज्यादा था या तमस ज्यादा थी, वो बन गए भूतादि अहंकार। और उन अहंकारों के बाद जब ये अपनी फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर ये क्वालिटी आ गई है, अब हम क्रिएटिव काम शुरू कर सकते हैं, उनको हम वरुण, मित्र और अर्यमा का नाम देते हैं।
यहां तक समझ में आ गया? ये जो मरुत की एक्टिविटी बताई है आपको रिगार्डिंग द हीट, वो पृथ्वी, जल और वायु पे ज्यादा काम करती है। अग्नि और आकाश के संबंध में उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, उस पर हम बात करेंगे। मैं एक बार यहाँ पर पॉज कर लेता हूँ, पॉज करके ओपन कर देता हूँ सबको क्वेश्चन आंसर्स पूछने के लिए, जो भी प्रश्न हो, जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो। इसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में आगे बढ़ेंगे, और डिटेल में बढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी होगा कि ये कॉन्सेप्ट्स पहले समझ में आ गए हों। कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद अगर हम डिटेल पे जाएंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे भी जो मैं आपको गुण बताऊंगा, वैसे मैं जो आपको गुण बताऊंगा, इनके इंडिविजुअल गुण, आकाश के, वायु के, अग्नि के, जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स या इंडिविजुअल गुण बताऊंगा, वो भी गुण ऐसे हैं कि जो कि आप सुनने के बाद समझ जाएंगे कि हमारे वैदिक साइंसेस ने इसको कहाँ डीपली समझा है, आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि मॉडर्न साइंस इसको अभी तक इतनी डीपली नहीं समझ पाया है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, मैं उस पर बात करूंगा, शायद नेक्स्ट वीक करूंगा। लेकिन अब मैं अभी फिलहाल ओपन करता हूँ ताकि आप लोग कोई भी और क्लैरिफिकेशन या इसमें कोई भी चीज जो नहीं समझ आई हो मुझे पूछ लीजिए। पीयूष, मुश्किल तो नहीं था आज का, whatever you explained, but the thing is कि we kept missing out on the words that you were saying, क्योंकि आवाज चिप हो रही है बार-बार, तो वो प्रॉब्लम हो रही है आज के लिए। तो मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं वो जो भी मुझे लगता था करेक्शनल है वो मैंने किया है पूरा। शर्मा जी, मुझे लगता है किसी का एक का माइक भी चालू था, तो आप अपनी तरफ से सबको म्यूट कर सकते हो। अगर कुछ कहना चाहते हो तो मैं अनम्यूट करके बोल सकता हूँ, आप अपने वहां से सबको म्यूट कर सकते हो चालू होने पे। हाँ, ये हो सकता है, प्रोबब्ली दैट इज व्हाट इज करेक्ट। ये किसी का माइक चालू हो तो मेरा यहाँ डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इस वक्त भी जिनको जिनको बात नहीं करनी है, अपने अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर लीजिए ताकि बीच में साउंड और दूसरी चीज ना आए। जिसको कुछ पूछना हो तो आज अब पूछ लीजिए मेरे से, जिसपे भी बात करनी है। नेक्स्ट इस पर एक बात और, तो ये जब ये परमाणु एटम्स बन गए और ये इकट्ठे हो गए, इनकी आइडेंटिटी बन गई, मतलब हर एक की एक आइडेंटिटी बन गई। ये जो एटम्स हैं ये वाटरी हैं, ये एटम्स जो हैं ये अग्नि के हैं, ये एटम्स जो हैं ये ज्यादा सॉलिड्स हैं। इस तरह की जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो ये क्रिएशन के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देते हैं। जरूरी बात है, तभी तो सब कुछ बनता है, क्योंकि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिलेगा भी क्रिएशन बननी शुरू होगी। जब ये क्रिएशन के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना शुरू करते हैं, और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते ही हैं अपनी दिव्य शक्तियों के कारण, मतलब वो एनर्जीज और वो स्ट्रेंथ जो इनके अंदर आ गई हैं इकट्ठे होकर 5 तन्मात्राओं के कारण और परमात्मा के तेज या अग्नि के कारण, इन सब चीजों से इनके अंदर जो एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आ गया है जो कि क्रिएशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम इनको देवता कहते हैं। देवता, इसके अंदर दिव्य शक्तियां मौजूद होती हैं और जो क्रिएशन में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, अब हम इसको देवता का नाम देते हैं। देवता का वर्ड का वही ओरिजिन है, ओरिजिन वही है, इसको हमने अलग अलग नामों से पहचाना हुआ है। ये देवता उसी से होता है, अपने गुणों से प्रकाशित होकर, अपने गुणों से एनलाइटेंड होकर, प्रकाशित होकर ये सबको प्रकाशित करते हैं। नो चार्ज वाले जो होते हैं, जिनको हम अर्यमा कहते हैं, वो शांत होते हैं, वो सौम्य होते हैं, वो क्वाइट होते हैं। तो अर्यमा होते हैं जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, वो वाले जो परिमंडल बन गए, एटम्स बन गए, वो शांत होते हैं, क्वाइट होते हैं। उनके अंदर जो ऐसे
एटम्स बनते हैं जिसके अंदर, उस अर्रेमा के अंदर, उस न्यूट्रॉन के अंदर लिक्विड रस या फ्लूइडिटी थोड़ी मात्रा में ज्यादा हो जाती है, वो शांत होकर रसयुक्त हो जाते हैं, उनको हम सोम कहते हैं। वही सारे के सारे परमाणु अणु जो कि रिमा वाले परमाणु अणु है, परमाणु नहीं अणु है, मंडल है, उनको हम सोम कहते हैं क्योंकि वो अपने ही भार से भरपूर होकर बाहर की लिक्विड को लेकर अपने अंदर और ज्यादा वेट करके बहुत शांत सौम्य हो जाते हैं और रसयुक्त हो जाते हैं, तो उनको हम सोम कहते हैं। सौम्य यानी कि जिससे सौम्यता आती है। ये जो अणु होते हैं, जो अर्रमा वाले अणु हैं, जो कि सौम्य होते हैं, जिनको हम सोम कहते हैं, वो हर एक वस्तु के अंदर, हर क्रिएटेड वस्तु के अंदर जो उसके अंदर रस होता है वो इसी से क्रिएट होता है। फलों में भी रस इससे क्रिएट होता है, हर चीज से रस इसी में क्रिएट होता है। यही सौम्य, यही सोम कहे जाते हैं। इसी से हम सोम रस कहते हैं। सोम इससे बना है कि हर चीज में सौम्यता यही देते हैं। जो परिमंडल परमाणु के ग्लूप कॉस्मिक डस्ट, ये कॉस्मिक डस्ट का जो साइज है ना, अभी तक जो हमने बताया है परिमंडल, हमने अभी तक बताया एटम्स बन गए हैं, इनका साइज जो है एक जगह पे अपने आइंस्टाइन ने, एक जगह पे आइंस्टाइन ने इसको कहा है कि दे आर 50,000th ऑफ एन इंच डायामीटर। अगर एक इंच को 50,000 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, उनके जितने बड़े ये एक एक एटम, एक एक परिमंडल बन गए हैं। क्योंकि इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया, वो जो भी डायमीटर बताया हो, 50,000th ऑफ एन इंच पहुंचने के लिए हमको जो भी सोचना पड़े या जहां तक हमारी बुद्धि दौड़ सके, वहां तक तो ये हो गए हैं। तो ये अपरेंट है, ये जो चीजें हैं ये बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है। इसीलिए क्योंकि इनके अंदर ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस है, यही चीज जो है, सन भी इसी का बना है, मून भी, और सब चीजें इसी की बनती हैं, अलग अलग केमिकल्स के कॉम्बिनेशंस के साथ, ये 5 मात्राओं के साथ और बाकी शक्तियों के साथ। जो डस्ट है इसको हम कहते हैं, तरल है, बहती रहती है, अपनी वॉल्यूम को स्टेबल रखती है लेकिन शेप को स्टेबल नहीं रखती। वॉल्यूम को स्टेबल रखती है लेकिन शेप को स्टेबल नहीं रखती। जितने भी परिमंडल बनते हैं, इन सब में वो सब शक्तियां काम करती हैं जिसको हम तन्मात्रा कहते हैं, जिसको हमने ग्रेविटी, अट्रैक्शन, मैग्नेटिक वाइब्रेशन, इंटरएटॉमिक एक्टिविटी ये बताया था। इसकी जितनी कोई शक्ति काम करती है वो वैसा ही ग्रुपिंग या फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। जैसे जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो मंडल जो होते हैं वो उस वाइब्रेशन के कारण अपने सेंटर के साथ, अपने केंद्र के साथ बंधे नहीं रहते, रेडियस के साथ नहीं रहते और छिटक छिटक के बाहर निकलने लग जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ये है वायु के परिमंडल। क्योंकि वायु किसी जगह स्थित नहीं रहती, छिटक छिटक के बाहर निकलने लग जाती है। इसीलिए हमको ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में बंद करके रखना पड़ता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर में बंद नहीं हो तो छिटक के बाहर निकल के फैल जाएगी। और सबसे लीस्ट आकर्षण विकर्षण जिस परिमंडल में होता है उसको हम आकाश मानते हैं। ये माइन्यूटेस्ट परिमंडल है, सबसे हल्का, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता, लेकिन ये ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स का काम करता है। क्योंकि इसके अंदर अपनी केमिकल की एफिनिटी नहीं होती, न्यूट्रल जैसा होता है, इसीलिए ये ट्रांसमिशन का काम कर सकता है। क्योंकि ट्रांसमिशन का काम अगर ये हैवी मटेरियल होगा तो नहीं कर पाएगा। ये हर चीज को ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स करता है, चाहे वो एनर्जी की वेव्स हो, चाहे वो साउंड की वेव्स हो, चाहे वो कोई भी और वस्तु जैसे कि लाइट, हीट, सब चीजें, शब्द, ये सब चीजों की तरंगों को ट्रांसमिट करने का काम माध्यम आकाश करता है। इसलिए करता है क्योंकि इसके परिमंडल जो होते हैं उनमें कोई आकर्षण विकर्षण नहीं होता, केमिकल एफिनिटी नहीं होती, वो सबसे हल्के लाइट होते हैं और हर जगह प्रोवाइड कर पाते हैं क्योंकि वो माइन्यूट होते हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टा, जिस
वाइब्रेशन सबसे अधिक होती है, स्ट्रांग होती है, लेकिन वो अपने रेडियस में चिपके रहते हैं, वो हटते नहीं है, अपने सेंटर फोकल के साथ चिपके रहते हैं, रेडियस में बिल्कुल चिपके रहते हैं। त्रिज्या, जिसमें ये त्रिज्या तीनों जो होते हैं वो बड़ी स्ट्रांगली काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये परिमंडल छिटक अलग नहीं हो सकते। उस चीज को हम सॉलिड ठोस कहते हैं। उसी चीज से पृथ्वी बनती है। एक एंड पर आकाश, एक एंड पर पृथ्वी, उनके बीच में ही बाकी तीनों महाभूत आ जाते हैं। अगर आकाश का एंड समझ में आ गया और पृथ्वी का समझ में आ गया तो बीच वाले भी सब समझ में आ जाएंगे। एक कहीं पर मैंने कैलकुलेशन पढ़ी थी, इस वक्त मेरे पास है नहीं वो मैंने पढ़ी थी कि 120 मंडल मिलकर 120 एटम्स या मंडल मिलकर एक आकाश का एटम बनाते हैं। आकाश का जो अपना एक एटम है उसके अंदर 120 दूसरे एटम्स या परिमंडल मिले हुए हैं। उन परिमंडलों के अंदर असंख्य परमाणु मिले हुए हैं, वो एक आकाश का एटम बनता है। इन मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 360 परिमंडल मिलते हैं तो वायु का एक एटम बनता है। 360 को अगर आप फिर मल्टीप्लाई करते हैं इनके साथ, जो फिगर आपको मिलेगी वो फिगर 1080 या कितनी मिलेगी, वो फिगर होती है अग्नि के एक परिमंडल की। फिर इंटू 3 करते हैं तो वायु का एक परिमंडल मिलता है। और फाइनली उसको फिर से हमने, सॉरी वायु नहीं, जो जल का परिमंडल मिलता है अग्नि के बाद जल, और उसको फिर फाइनली हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पृथ्वी का एक सॉलिड का, अर्थ का एक इतना भारी मिलता है। सो ठोसता यानी कि कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एटम्स बढ़ती जाती है, बढ़ते 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 ही ये इस तरह बनना शुरू होता है। तो ये अभी तक हमने बातें कर ली हैं, जो भी है इसमें समझ में आ गया है। लाइट एंड साउंड बनना शुरू हो जाता है, 5 तन्मात्राएं बननी शुरू हो जाती हैं, जो कि ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह वगैरह हो जाती है। उसके साथ साथ आइडेंटिटी करने के लिए रूप, रस, गंध, शब्द और फील यानी कि स्पर्श, ये चीजें बननी शुरू हो जाती है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यहां तक मैंने इसको क्लैरिफाई कर दिया है और गुणों को समझा दिया है कि वो आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं तभी क्रिएशन बननी शुरू होती है। ये जो ग्रुप बन गए हैं यही है वो 5 महाभूत। पहला महाभूत आकाश का, जो कि सबसे माइन्यूटेस्ट होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 120 छोटे छोटे परिमंडल मिलकर एक एटम बनाते हैं आकाश का, और उन परिमंडल्स में कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता, कोई अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, वो बेसिक काम करते हैं सिर्फ ट्रांसमिट करने का। तो ये समझ में आ गया। इससे नेक्स्ट आ गया वायु का, उसके नेक्स्ट आ गया अग्नि का, फिर आ गया जल का और उसके बाद पृथ्वी का। इस तरह से ये 5 महाभूत तैयार हो गए। एवरीथिंग इन द क्रिएशन, एवरीथिंग इन द क्रिएशन इन 5 महाभूतों से ही बनती है, उसी से ये क्रिएशन तैयार होती है, उसी से बनती है एवरीथिंग। पहले जो आकाश बन गया, उस आकाश ने बाकी चीजों को ट्रांसमिट करने में असिस्ट किया, जिससे कि साउंड की वेव्स, की लाइट की वेव्स, एनर्जी की वेव्स, सब चीजें ट्रांसमिट हो सकती हैं। जब ये ट्रांसमिट होना शुरू होती है तो ये ज्यादा फास्ट एक्शन में लग जाती है। इन्हीं से ये फिर बाकी के सॉलिड्स, लिक्विड्स, ये सब तैयार होना शुरू हो जाते हैं। ये मैंने आपको आज क्लैरिफाई करके इतना समझा दिया। इनके जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स हैं, जो आकाश होगा उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, वायु के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जब हम अगले वीक में करेंगे, क्योंकि वो फिर ये समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं एक करूंगा और बाकी 3 या 4 अगले दिन करूंगा तो विल नॉट बैलेंस आउट प्रॉपर्ली। समझने के लिए इसको सारे को हम अगले वीक ही करेंगे, हम इसको फिर से पकड़ लेंगे। और फिलहाल अब इस वक्त कोई और प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट लिटिल बेटर देन यस्टरडे, कि कंफ्यूजन ना हो और थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया हो। तो कोई और प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लीजिए। एक बात और मैं सबको एक बार रिमाइंडर दे देता हूँ, प्लीज,
जब मैं बात कर रहा हूं तो अपना अपना म्यूट जरूर करें, नहीं तो फिर दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं साउंड को सुनने में. तो अंडरस्टैंड दिस. एंड इवन इफ आई एम नॉट एबल टू ऑल द टाइम म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज अपने आप को म्यूट जरूर कर लें जब मेरी टॉक चल रही हो, क्योंकि नहीं तो फिर बात जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, साउंड डिस्टर्ब हो जाता है. अब किसी को कुछ पूछना हो, ओपन अप, आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. कोई कमेंट्स हो या कोई ऑब्जर्वेशंस हो या कुछ भी ऐसी बात हो तो मुझसे पूछ सकते हैं एंड वी कैन टॉक अबाउट इट. नहीं कुछ. I don't think it's anything to do with the muting, Piyush, because even after everybody has muted, we still can't get to hear what you're saying properly. Oh, It's definitely got to do with something. जो पहली बार एक बार हुआ था पहले भी, तब आपने इसको करेक्ट कराया था या करा था, उसी से हो रहा है, फर्क पड़ रहा है. मैंने जो करेक्ट किया था वो अपनी वॉल्यूम्स के ऊपर बेस करके किया था, मेरे अपने कंप्यूटर की वॉल्यूम्स पर. तो वो तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ ताकि ये डिस्टरबेंस ना हो. अब कोई और कॉज भी हो सकता है, पता नहीं, या तो ये ट्रांसमिशन No, जो the funny, जनरल है the वो fun- हो सकता है. no, the funny thing is that अभी जब बात कर रहे हो ना, then everything is sounding very clear. अच्छा. See, जब बात हो रही है, but when you are explaining things, तब बीच बीच में कट रहा है बार बार, and specifically वहां पे कट रहा है जहाँ पे you are telling us the terms. तो जो हाँ. words use कर रहे हो ना, the terms, वो सारे हम मिस कर रहे हैं. All the terms. That's true. Words, whatever, इनको हम ये कहते हैं, अब वो ये क्या है word, वो मिस हो जाता है. हाँ, very true. So that's what's happening. Correct. अभी बातचीत में एकदम clear हो रही है. There's no disruption at all right now. नहीं, बातचीत भी क्लियर नहीं है, you know, अभी like he said something, उसमें the first letter missing था, so बातचीत भी क्लियर नहीं हो रही है. अच्छा ठीक है, इस पे थोड़ा और काम करते हैं. लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाट्स हैपनिंग एंड इफ वी कैन करेक्ट इट. Maybe We have to manage maybe, with what we have. कोई चिंता इतनी नहीं करने की जरूरत है. हाँ, Let's manage. exactly. No. That's what. वैसे एक Just चीज maybe possible that वो electrons, protons and neutrons of the waves are not in alignment. इसको मैं ऐसा करूंगा कि जब नेक्स्ट वीक स्टार्ट करूंगा तो एक बार टर्म्स को दोबारा बता दूंगा सबको. Yeah. You can give us a summary next time and the terminology again. वो जो हाँ, terms हैं. वैसा ही करेंगे. तो उसके बाद फिर क्वालिटीज, स्पेसिफिक क्वालिटीज पर आ जाएंगे. When you read something, Piyush, जब आप कुछ पढ़ते हो तो are you looking down? क्योंकि जब आप सामने देख रहे हो, then the sound is clearer. Clear. So maybe Yeah. have something written and place it like at the bottom of your screen, ओके ताकि आप वो पढ़ के ही सुना सकते हो. ओके, फिर मैं उसको पता हूँ तो उसको सामने रख लूंगा फ्रंट. Yeah, try ताकि that. मैं मुंह को स्टैंड की नीचे तरह रख. चाहिए, एक स्टैंड की तरह चाहिए, जैसे वो गाने वाले रखते हैं ना, तो डायरेक्ट रहता है, उनको नीचे नहीं देखना पड़ता. फिर एक कैमरामैन भी चाहिए होगा ना. हाँ, एक वीडियो कैमरामैन रिकॉर्डर भी नहीं, चाहिए. नहीं, अगर जैसे स्क्रीन के ऊपर कुछ रख के उसी के ऊपर हो तो भी चलेगा. लेकिन दूसरी बात है कि चाहे ठीक होगी या नहीं, अगर हम सब म्यूट कर लें तो उसमें क्या हर्ज है. मुझे ये लगता है कि कईयों को अच्छा नहीं लगता, वो कहते हैं नहीं, म्यूट से अच्छा है नहीं है, लेकिन म्यूट कर लेना ही अच्छा है. Yeah. एक दोस्त तो निकल जाएगा. Correct. म्यूट किसी के घर तो में सबने किया हुआ है. आई थिंक सबने म्यूट किया हुआ है. नहीं, मुझे किसी के आवाज घर आई से थी. म्यूजिक बज रहा है. मुझे आवाज आई थी किसी की. लग जा गले. म्यूट करने के बाद Correct, भी yeah. होता है या नहीं. कम से कम एक ये तो ट्राई कर लें. म्यूट करना सबसे आसान है, Of Yeah, course. I लेकिन म्यूट कर लें. मे भी वही बेस्ट है. अगर पीयूष कंट्रोल कर सकता है तो म्यूट सबको कर दो अपने ओर से. हाँ, मेरे को सर्च करना पड़ेगा वो म्यूट ऑल कहाँ पर है, उस हम हिसाब लोग से. हमने सबने म्यूट करा हुआ है, हम सब करते हैं. सबका पीयूष जी, अगर म्यूटेड आप था. हेडफोन एग्जैक्टली. लगाते हो एक चीज बताओ, जब भी म्यूट कर लेते हैं ना, उसके बाद आवाजें कुछ ना कोई बटन दबा के बोल देते हैं. तो इतनी ये गाना कहाँ से बज रहा है? किसी के घर से तो बज ही रहा है ना. So तो we are सही all से here. बातें कर गाना रहे हैं. सुन रहा मनीषा, है. मनीषा अभी तो unmute अनम्यूटेड है ना. अभी तो Okay. अनम्यूटेड है ना मनीषा. तो अनम्यूटेड है. Okay. अभी तो सॉरी, अभी तो हटाया हुआ है.